हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज ये हमारा जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जो मोटिवेशन की थ्योरियाँ थी, मीन्स अभिप्रेरण के जो सिद्धांत थे उनके बारे में पूरे डिस्कशन करेंगे। और ये हमारी जो थ्योरी है प्रोसेस थ्योरी, क्योंकि कंटेंट थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी। जैसा कि मैंने बताया था, कंटेंट थ्योरी को हम लोग नीट थ्योरी बोलते हैं, बट इसमें कंटेंट थ्योरी का एक ये जो 5 नंबर का ERG थ्योरी है, ये कंटेंट थ्योरी है। तो ये हमारा रह गया था बताने के लिए, तो आज इसको भी कवर करेंगे क्योंकि जनरली ERG थ्योरी एग्जाम में पूछते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी थ्योरी आती है वो है गोल सेटिंग थ्योरी। जी हाँ, जैसा कि दिख रहा है गोल सेटिंग थ्योरी, इसको 1960 में लोके ने बनाया था। मीन्स इसको लोके गोल सेटिंग थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोके की गोल सेटिंग थ्योरी कहते हैं। इसको उन्होंने 1960 में बनाया था। ठीक है, याद रखना। अब इसके जो दोस्तों थे 5 प्रिंसिपल थे। अब गोल सेटिंग, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, गोल गोल मतलब समझ सकते हैं ना, आपकी जो कहते हैं कि इसको प्रेरणा का लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं। मीन्स गोल सेट करते हैं। तो ये क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि इसमें क्या होता है, बहुत ईजी है, सब चीज़ समझिएगा आराम से। इसमें जो एम्प्लॉय के लिए, ये जो मेन होता है एम्प्लॉय के लिए होता है। जैसे कि हम लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको अपने एम्प्लॉय को क्या करना है, मोटिवेट रखना है। इसी के लिए ये थ्योरी क्या की गई है, बनाई गई है। मीन्स गोल सेटिंग थ्योरी, जो कि लोकी, मीन्स लोकी यानी लेदम भी कहते हैं, लेदम ने दिया था, बट इसको लोकी लेदम ने दिया था, बट इसे जनरली लोकी के नाम से ही जानते हैं, लोकी की गोल सेटिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये भी एक जो होती है दोस्तों, ये मोटिवेशन थ्योरी है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक गोल सेट करते हैं। गोल ऐसे होने चाहिए जो आपके एम्प्लॉय के लिए क्या होते हैं, अचीवेबल हो। मीन्स हाइट पे जाने, ग्रोथ वाले हों, ऐसे होने चाहिए जिसमें क्लियरिटी हो। टास्क उसके हार्ड होने चाहिए, उसमें आप उन्हें फीडबैक दे सकते हो। गोल सेट करके उन्हें डिसिप्लिन में रख सकते हो। जैसा कि ये आपको दिख रहा है यहाँ प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग के जो दे रखे हैं, इसमें क्लियरिटी, चैलेंज, कैपेसिटी है, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी है, फीडबैक है, कमिटमेंट है। ये हमारे जो 5 प्रिंसिपल्स हैं। तो ये हमारे प्रिंसिपल जो होते हैं, क्या होते हैं, गोल सेटिंग के 5 प्रिंसिपल हैं। तो जैसा कि इसमें आपको फीडबैक दे सकते हैं अपने एम्प्लॉय को, उनका गोल सेट करके उनको डिसिप्लिन में रख सकते हैं। जो गोल है उसको स्पेसिफिक गोल जो होना है, जो आप मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए। और फीडबैक के द्वारा आप उनको बता सकते हैं कि आपने की क्या गलती की है, उनकी कमियों को सुधार कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। और जो इसमें 5 प्रिंसिपल हैं, वो जो 5 प्रिंसिपल हैं, इन्हीं को मिलाकर हमारा गोल सेट होता है। जैसा कि मैंने बताया, क्लियरिटी, चैलेंज, कमिटमेंट, फीडबैक और टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। तो पहले हम लोग क्लियरिटी की बात करते हैं। क्लियरिटी मीन्स कह सकते हैं कि क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। पहले तो पता होना चाहिए कि भैया आपका गोल है क्या। गोल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी का गोल कुछ अचीव करने का, किसी का गोल कुछ अचीव करने का, बट उससे तो अपना गोल पता होना चाहिए कि हमारा गोल है क्या। पता ही नहीं तो हम काम क्या करेंगे। तो हमारा गोल क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इस गोल को, मीन्स जो हमारा गोल है उसको कैसे हम जान सकते हैं। सबके गोल, जैसे कि जानते हैं, सबके गोल अलग अलग हैं। जब हर इंसान अलग अलग हो सकते हैं तो उनके गोल भी अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए एक बेटर ऑप्शन है, तरीका है, जो कि बहुत ही क्या होता है, इफेक्टिव है, स्पेसिफिक है, हम बोल सकते हैं। जैसा कि उसको हम लोग जान सकते हैं SMART, मीन्स स्मार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, लर्न हाउ टू सेट स्मार्ट गोल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका जो स्मार्ट है, मीन्स गोल क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। तो इसमें चैलेंज होना चाहिए। मीन्स गोल जो होते हैं ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़े चैलेंज होने वाले होना चाहिए। मीन्स इजी टास्क नहीं होना चाहिए आपका, कि टास्क बहुत इजी हो। तो टास्क इजी नहीं होना चाहिए, टफ होना चाहिए। कि जैसे कि आपकी कैपेसिटी है कि आप एक दिन में इतना वर्क कर सकते हो। मानो आपको कोई बुक रीड करने के लिए दिया गया कि आप ये बुक रीड करना है, आपको सिर्फ 1 पेज डेली करना है, बट आप भैया 1 पेज से ज़्यादा कर सकते हो। तो ज़्यादा करो ना, अपने टास्क को थोड़ा सा बढ़ाओ, ज़्यादा करो। इजी तो सभी कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको बढ़ाओ, उसको इफेक्टिव बनाओ। तो कह सकते हैं, ठीक है, ये टास्क को थोड़ा सा क्या करते हैं, चैलेंजेबल बनाते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्लियरिटी की। दोस्तों, क्लियरिटी में क्या होता है, क्लियरिटी भैया हमारा गोल है क्या, हमें पता होना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा टास्क क्या है, हमको ये पता होना चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे। हमारा गोल बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। अब दुनिया में हर व्यक्ति अलग अलग है और हर सबका क्या होता है, सबके गोल जो होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। तब इसको जो है, इस गोल को पता करने का सबसे अच्छा और इफेक्टिव और स्पेसिफिक तरीका क्या होता है, SMART। जी हाँ, स्मार्ट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर हमारा चलिए बात कर लेते हैं स्मार्ट के बारे में कि स्मार्ट है क्या। ये जो स्मार्ट है दोस्तों, जैसा कि दिख रहा है, ये लर्न हाउ टू सेट स्मार्ट गोल्स। तो देख सकते हैं, S फॉर हमारा जो
गोल है स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बॉन्ड होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारा गोल, हमारी जो क्लियरिटी वो क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा, बेस्ट होगा। अब इसमें हमारा जो दूसरा है वो चैलेंज है। ठीक है, चैलेंज की बात करें तो हमारा चैलेंज क्या है, दूसरा चैलेंज में हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा टास्क है उसको हम लोगों को चैलेंजेबल बनाना चाहिए। बहुत इजी टास्क नहीं देना चाहिए। मानो मैंने अपने एम्प्लॉय को एक काम करने को दिया कि भैया आपको ये इतना करना है। मानिए हमने बुक रीड करने के लिए दिया, फॉर एग्जांपल कि आपको 1 पेज रीड करना है, बट यार 1 पेज तो कोई भी कर सकता है ना, उसको थोड़ा सा टफ दो, टास्क को टफ बनाओ, ईजी तो सभी कर लेंगे। तो टास्क जो होगा आपका चैलेंजेबल होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, इजी तो सभी कर लेते हैं। ठीक है, देन हमारा थर्ड जो था कमिटमेंट की बात करें कि हमारे में इस कमिटमेंट, जैसे कि हम कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो अगर हमारे बॉस ने कोई कमिटमेंट किया है कि भैया अगर तुम अच्छा काम करोगे हम तुमको रिवार्ड देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसको वो करना चाहिए। मीन्स आपके बॉस को वो करना, अगर जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करना चाहिए। अगर पूरा करेंगे तभी आप क्या होगा, आप अपना रिजल्ट भी अच्छा दोगे, अपना वर्क भी अच्छा करोगे, तो एक कमिटमेंट आ जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारा आता है क्या, फीडबैक की बात करें कि फीडबैक क्या होता है कि मानिए हमने जो वर्क किया है, कैसा किया है, उसका फीडबैक लेना पड़ता है। मानिए कि हमने स्टडी की है, ठीक है, 1 पेज हमने पढ़ा है, तो कैसा पढ़ा है, क्या किया है, उसका फीडबैक क्या है। सही किया है तो अच्छा तारीफ करो, रॉन्ग किया तो हमारी कमियों को बताओ, तो ये फीडबैक होता है। ठीक है, देन हमारा जो आता है लास्ट टास्क, कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें क्या होता है, वही सेम टास्क जो हमारा होता है जटिल होना चाहिए, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, कितना टास्क आपका कॉम्प्लेक्स है, टास्क को इजी बनाकर देना भी एक वो होता है। मीन्स जो आपका टास्क है उसको बहुत ज़्यादा इतना टफ नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा इजी बना के देना चाहिए। तो टास्क कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कह सकते हैं सिंपली टास्क जो है जटिल होना चाहिए और प्लानिंग के तहत होना चाहिए, ना कि ऐसे ही होना चाहिए। तो होप ये समझ में आ गया होगा गोल सेटिंग थ्योरी, जो कि हमारे लॉकी की थ्योरी है, जिन्होंने हमारा 1960 में दिया था, एडमिन लॉके ने। ठीक है, लेदम भी बोलते, लॉक एंड लेदम थ्योरी भी बोलते हैं, बट जनरली यही आता है कि लॉके की थ्योरी आता है, लॉके की गोल सेटिंग थ्योरी। तो याद रखना ये हमारी कंटेंट थ्योरी है, सॉरी ये हमारी प्रोसेस थ्योरी के अंतर्गत आता है। इसके 5 प्रिंसिपल्स गोल है, जिसमें क्लियरिटी, चैलेंज, कमिटमेंट, फीडबैक, टास्क, कैपेसिटी आता है। किसी के गोल को सेट करने के लिए 5 चीजें मीन्स SMART का होना जरूरी है। मीन्स अगर आपका गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, एग्रेसिव, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए, तो सब बेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है, जो हमारा है एडम्स इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जी हाँ, ये हमारे इक्विटी थ्योरी, इक्विटी जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। ठीक है, कम जो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कह सकते हैं। डिफरेंस कैसा हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है, डिफरेंट अदर हो सकता है। तो जो इसमें बात करें इक्विटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मतलब इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जैसा कि इक्विटी के नाम से समझ में आ रहा है, इसको उन्होंने 1960 में एडम्स ने दिया था। इक्विटी मीन्स होता है दोस्तों बराबर का दर्जा मिलना, मीन्स इक्वलिटी होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब सिंपली कह सकते हैं कि पीपल आर मोटिवेटेड टू मेंटेन fair relationships between their performance and rewards in comparison to other। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एम्प्लॉई है, कितना परफॉर्मेंस कर रहा है वो, उसके बदले उसको कितना रिवार्ड मिल रहा है, और दूसरा क्या परफॉर्म कर रहा है उसे कितना रिवार्ड मिल रहा है। इसके बीच में एक फेयर रिलेशनशिप्स मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मानिए हम लोग स्पोर्ट टीचर हैं, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन की हमारी डिग्री हमारे पास, मानिए हम लोगों ने नेट क्वालिफाई कर लिया है, या फिर हमारे पास हम लोगों ने PGT कर रखा है, माने BPEd MPEd किया हुआ है, मास्टर डिग्री हमारे पास है। मान लीजिए सामने एक और बंदा है, उसने भी मास्टर डिग्री किया हुआ है, दोनों के पास सेम डिग्री है, बट हम कहीं ना कहीं हम 40-50 हज़ार पा रहे हैं, माने 50 हज़ार रुपये पा रहे हैं, और वो जो है वो 55,000 पा रहा है। तो ये क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि भाई हम दोनों की तो डिग्री सेम है ना, बट क्या है, जो पेमेंट हो रही, सैलरी मिल रही, वो अलग हो रही। तो ये क्या हुआ, फेयरलेस नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स इसके बीच का जो कहते हैं कि जो रिलेशनशिप है, रिवार्ड मिल रहा है, उसके बीच एक जो फेयर रिलेशनशिप क्या होता है मेंटेन करना है, इसी के लिए हमारी इक्विटी थ्योरी बनाई गई है। अब ये डिपेंड करता है आपके बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय फेयरनेस। तो होप यू अंडरस्टैंड कि इक्विटी हमारी क्या है, इक्विटी थ्योरी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जो इक्विटी थ्योरी है डिपेंड करती है किसमें, तो इसमें हम बात करते हैं 2 जो होती, 2 एडम्सन ने 2 के बारे में बताया कि इनपुट और आउटकम के बारे में बताया। इसी ऑफ मॉडल जो हमारी मोटिवेशन, जो हमारी इसकी मॉडल आप देख सकते हैं, एफर्ट, परफॉर्मेंस और रिवार्ड। मीन्स एफर्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या है एफर्ट, सोचते हैं कि मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ यार, उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छा करूँगा तो रिजल्ट हमारा अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पे आप नीचे सिंपल देख के समझ सकते हैं। 1 सेकेंड,
जैसे कि ये समझ सकते हैं इफर्ट क्या है। इफर्ट आपका इफ़ आई वर्क हार्ड विल आई गेट द जॉब डन। ठीक है, अगर हम लोग नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अगर भैया जब मैं अच्छा करूँगा तभी तो रिजल्ट अच्छा आएगा। दूसरा हमारा व्हाट रिवार्ड विल आई गेट व्हेन द जॉब इज़ वेल डन, मीन्स अगर परफॉर्मेंस अच्छा आए तो जॉब मिलेगा ना, अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा तब जॉब मिलेगा। देन थर्ड होता है हमारा रिवार्ड, क्या होता है व्हाट रिवार्ड डू आई वैल्यू, मीन्स इसको बोल सकते हैं कि बैलेंस आउटकम बोल सकते हैं। जॉब मिलेगी तो समाज में हमें सम्मान मिलेगा। सिंपल एक और लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट हम इसको कह देते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेंसी, इफर्ट जो है हमारी एक्सपेक्टेंसी है। ठीक है, समझ लेना एक्सपेक्टेंसी है। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। दूसरा जैसे इफर्ट है इसको हम लोग कर देते हैं एक्सपेक्टेंसी। दूसरे को हम लोग कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटलिटी, और ये हमारा बैलेंस मीन्स आउटकम हो जाता है। तो एक्सपेक्टेंसी क्या है, एक्सपेक्टेंसी है उम्मीद, मीन्स मैं अच्छा करूँगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। देन हमारा जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, मीन्स इंस्ट्रूमेंटलिटी कह सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा तो हमें जॉब मिलेगी। रिवार्ड क्या होगा, जब जॉब हमें मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो हमारा जो सम्मान है, सम्मान बढ़ेगा, समाज में इज्जत मिलेगी। तो ये हमारा क्या होता है, क्या कौन सी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी होती है। ठीक है, एक्सपेक्ट करना, जो कि हमारे किसने दी थी, विक्टर एंड ब्रूम ने 1964 में दी थी। बस याद रखना कि हमारे विक्टर और ब्रूम ने दिया था, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेंसी मीन्स एक्सेप्ट करना भैया, अगर मैं अच्छा काम करूँगा, उम्मीद करना मीन्स अच्छा करूँगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। देन हमारा परफॉर्मेंस बेटर होगा तो हमें जॉब मिलेगी, अगर परफॉर्मेंस बेटर नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। और जो हमारा रिवॉर्ड मीन्स अगर जॉब मिल जाएगी तो हमें क्या होगा, हमें सम्मान मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, रिवार्ड मिलेगा, ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। जी हाँ, इससे क्वेश्चन जनरली बहुत ही ज़्यादा आते, कह सकते हैं ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो इसके बारे में ढंग से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या आता है। सबसे पहले तो इससे क्वेश्चन आता है कि हमारी रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी है। तो याद रखना जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है हमारी 1957 में किसने दिया था, हमारे B.F. स्किनर ने दिया था। किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। इतना याद कर लेना, स्किनर ने दिया था। ओके, B.F. स्किनर ने दिया था। तो रीइंफोर्समेंट याद करना, स्किनर ने दिया था। कैसे याद करोगे, एक सिंपल ट्रिक बना सकते हो, RS करके याद कर लेना। ठीक है, RS या फिर SR थ्योरी होती है ना, वैसे SR थ्योरी कर लेना, पर SR में कंफ्यूज हो जाओगे तो रीइंफोर्समेंट S याद कर लेना। रीइंफोर्समेंट स्किनर ने दिया हुआ है। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट ये भी एक मोटिवेशन थ्योरी जो कि हमारे स्किनर ने, B.F. स्किनर ने 1957 में दिया था। इसको सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी जैसा कि आप जान के स्किनर ने 1957 में दिया था। इसको हम लोग लॉ ऑफ इफर्ट पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, लॉ ऑफ एफर्ट पर आधारित होती है। नोट कर लेना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी किस पर डिपेंड करती है, तो ये हमारी लॉ ऑफ इफर्ट पर डिपेंड करती है। स्किनर ने दोस्तों इसे दो भागों में बांटा था, कंटिन्यूअस और पैराइटल में बांटा था। अब रीइंफोर्समेंट थ्योरी का मतलब क्या है वो जानते हैं कि इसका जो मतलब होता है दोस्तों, जिसका जो प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी को इनकरेज कर सकते हैं, किसी की खास व्यवहार को लाने के लिए, या उसके अंदर के जो अच्छी चीज़ें नहीं उसको बाहर निकालने के लिए। मीन्स कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर है उसको डिप्रेस करता है, उसकी जो कंसिक्यूनेस है ना उस पर डिपेंड करता है। अब ये जो हमारा रीइंफोर्समेंट है, ये कह सकते हैं कि हमारे दो टाइप के होते हैं रीइंफोर्समेंट, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव में समझ सकते हैं कि भैया कि अगर मैं इसमें कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, कोई वर्क किया है मैंने, अच्छा काम किया है और मुझे उसमें रिवॉर्ड मिल गया, तो वो मैं काम बार बार करना चाहूँगा। बट निगेटिव क्या है, अगर मैंने कुछ गलत काम किया है और अच्छा नहीं है, उसके लिए मुझे टोका गया है, रिवॉर्ड नहीं मिला है, तो वो काम मैं कभी नहीं करूँगा। तो ये हमारा पॉजिटिव और निगेटिव हो जाता है। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछता है रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने और कब दी है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टू टाइप में जैसा कि आपने देखा पॉजिटिव और निगेटिव रीइंफोर्समेंट आता है। पॉजिटिव मीन्स अगर हम लोग मीन्स रिवॉर्ड और पनिशमेंट कह सकते हैं इसमें एक तरह से, कि इसमें ये होता है अगर भैया हमने रिवॉर्ड वाला अच्छा काम किया, किसी बच्चे ने अच्छा काम किया, मैंने कहा वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो वो उस चीज़ को खुद से करने की कोशिश करेगा, मीन्स सकारात्मक रूप से करने की कोशिश करेगा। मतलब सिंपल के साथ है, जैसे आपने रिवार्ड और पनिशमेंट के बारे में पढ़ा है हमारा मोटिवेशन थ्योरी, तो ये रिवार्ड और पनिशमेंट पे क्या होता है, पनिशमेंट का इसमें यूज़ होता है। ठीक है, रिवार्ड और पनिशमेंट का यूज़ होता है इसमें। तो ये हमारी रीइंफोर्समेंट थ्योरी थी। जनरली इसमें सिर्फ इतना ही आएगा दोस्तों कि हमारा रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी है और कब दी है। ठीक है,
अगली थ्योरी की बात करते हैं हम लोग। एल्डफर की ERG थ्योरी है, ये हमारा कंटेंट थ्योरी का पार्ट है, ये हमारा रह गया था इसलिए इसमें कवर कर रहे हैं दोस्तों। जो ये हमारा कौन सा एल्डफर की ERG थ्योरी है। तो एल्डफर ने क्या कहा है, एल्डफर ने ERG थ्योरी दी है। सबसे पहले याद रखना क्वेश्चन आता है ERG थ्योरी किसने दी है, एल्डफर ने दी है। तो इन्होंने जो एल्डफर ने दोस्तों, इन्होंने मास्लो की तरह, मास्लो की जैसे पिरामिड थी ना, 5 पिरामिड वो किया था, वैसे ही मास्लो एल्डफर ने भी उन्हीं को फॉलो किया है। मीन्स पहली जो नीड बताई है, पहली नीड देख सकते हैं हम लोग। पहली नीड क्या है, हमारे दोस्तों ERG थ्योरी दी है, ये कंटेंट थ्योरी है। इसमें बात करते हैं, इन्होंने जो है मास्लो को फॉलो किया। जैसे मास्लो ने अपनी थ्योरी बनाई थी तो वैसे इन्होंने बनाई। इन्होंने पहले जो बात किया, फर्स्ट में बात किया है किसके बारे में, बेसिक जो नीड होती है हमारी, ठीक है, मीन्स जैसे जीवन यापन करने के लिए जो ज़रूरी होती है बेसिक नीड की बात की है। दूसरे में इन्होंने रिलेशनशिप्स की बात की है, मीन्स लोगों के मेल जोल के बारे में बात किया है। तीसरे में इन्होंने ग्रोथ की बात की है, मीन्स विकास की बात की है कि मतलब अपने लिए कुछ काम करना चाहिए, हमें ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए। तो बट एल्डफर ने क्या किया है दोस्तों, इसमें कोई क्रम नहीं बताया। जैसे कि हमारे मास्लो ने बताया था कि आप फर्स्ट स्टेप चढ़ोगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसा इनका कोई क्रम नहीं है। आप आगे से भी जा सकते हो, पीछे से भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये हमारी एल्डफर की ERG थ्योरी है, जिसको इन्होंने 3 टाइप में किया हुआ है। मीन्स पहला हम लोग कह सकते हैं कि एक्सिटेंस, जैसा कि आपको दिख रहा है। दूसरा हमारा होता है रिलेशंस और तीसरा हमारा ग्रोथ होता है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं, पहला हमारा एक्सिटेंस होता है, मीन्स रिफर टू अवर कंसर्न विद बेसिक मटेरियल। जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं उनको पहले पूरा करना। रिलेटेडनेस है, मीन्स जो हमारा मिलना जुलना लिखा हुआ देखिए, रिफर टू द डिज़ायर वी हैव फॉर मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स सिमिलर टू मास्लो सोशल लव नीड्स एंड द एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। मीन्स मास्लो की जो हमारा सोशल नीड थी ना, लव कम्स, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करता है कि भैया हमको अब दोस्ती करनी, यारी करनी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ग्रोथ में आया कि रिफर टू एन इंस्टिंक्ट डिज़ायर, जो हमारे मास्लो की जो स्टीम नीड्स थी ना, मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, तो वो यहाँ ग्रोथ में बात की गई। तो जो ना मीन्स कह सकते हैं मास्लो के फॉलो किया है। 3 उसमें आती हैं। अगर पूछ लेता है कि एक्सिटेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ किसकी है, तो ये हमारे किसकी है, एल्डफर की है। ERG थ्योरी हमारे एल्डफर ने दी है। बस इतना याद करना है, एल्डफर ने कोई क्रम नहीं बताया है, उन्होंने सिर्फ बताया है कि ये हमारी जो नीड्स होती हैं इनको आप कहीं से भी, आगे से पीछे से, कहीं से ऊपर से, कहीं से भी आप यूज कर सकते हो। मास्लो को उन्होंने फॉलो किया है, बट मास्लो की तरह क्रम को नहीं फॉलो किया है। और एक इंपॉर्टेंट बात और बताते हैं आपको, जो मास्लो की थ्योरी में जैसा हमने पढ़ा था, उन्होंने 5 जो बात की थी, 5 पिरामिडों की बात की थी, 5 स्टेप की बात की थी। बट उन्होंने 1961 में उन्होंने ये जो 5 थ्योरी थी ना, इसको 5 को 8 कर दिया था। याद रखना, 5 को 8 कर दिया था। जो 8 किया था वो कौन सी थी, हमारी थी कॉग्निटिव थी, ठीक है, कॉग्निटिव थी। दूसरी एस्थेटिक थी, नीड्स थी। और ये हमारी ऊपर वाली थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन नीड थी। तो ये इन्होंने 5 का 8 कर दिया था। याद रखना, क्वेश्चन हालांकि अभी तक आया नहीं, बट इन्होंने 1961 में 5 को 8 किया था। इसको याद करने का है, कास्ट करके याद कर सकते हैं, CAST। कास्ट मीन्स कह सकते हैं हम लोग कॉग्निटिव नीड्स दिया था, एस्थेटिक नीड दिया था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑलरेडी जो हमारी 5वीं नीड थी वो है, और जो चौथी हमारी इसमें था ट्रांस। तो इसमें एक बात और करते हैं मास्लो के बारे में कि मास्लो ने जो हमारी 5 जो थ्योरी दी थी, 5 जो हायरार्की थ्योरी थी, इसको इन्होंने 1961 में इन 5 को 8 कर दिया था। इसमें हमारी कॉग्निटिव नीड्स, एस्थेटिक नीड और ट्रांससीडेंट नीड जोड़ दिया था, जिसको हम लोग याद करने के लिए कास्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो नीचे की हमारी 1 2 3 4 है, ये हमारी डिफिशियंसी नीड कहलाती है। ऊपर वाली जो हमारी ग्रोथ नीड कहलाती है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, बट याद रखिए, कॉमन सेंस की बात है, पता होना चाहिए कि जो 5 थी इन्होंने 8 कर दिया था 1961 में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी आज यहाँ पे इसी के साथ ही क्या कहते हैं, ये थ्योरी कंप्लीट होती है। आपको बस रिवीजन करना है सिंपली कि मास्लो ने हमारी कौन सी थ्योरी दी है, हायरार्की थ्योरी दी है, कब दी है, याद रखना। मैक्लीलैंड ने कौन सी थ्योरी दी है, हर्जबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है। फिर प्रोसेस थ्योरी में हमारी गोल सेटिंग थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, री-इन्फोर्समेंट थ्योरी, ये सारी आती है। जनरली री-इन्फोर्समेंट थ्योरी से एक क्वेश्चन आता है कि 1957 में हमारे BF स्किनर ने री-इन्फोर्समेंट थ्योरी बनाई है। इसके सिवा अभी तक हमने और गोल सेटिंग थ्योरी वगैरह से क्वेश्चन नहीं देखा है दोस्तों। तो जनरली हायरार्की थ्योरी से आता है या फिर हर्जबर्ग के 2 फैक्टर थ्योरी, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। बट आपका काम है पढ़ना, बहुत टफ नहीं है, ईजी है, बस आपको एक ही बार देखना है, आपका तैयार हो जाएगा।
तो इसी के साथ आज का जो ये वीडियो है दोस्तों यहीं पे कंप्लीट करते हैं। होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो LT के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। और एक बात और कहना चाहूँगी, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा एक क्वेश्चन जो आज मैंने एनाटॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चन सीरीज डाला था उसमें एक क्वेश्चन था दोस्तों कि मैंने जो होमवर्क में दिया था कि ऑर्थोलॉजी का अध्ययन क्या होता है, तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। उसमें पूछा गया था कि संधियों का मीन्स जोड़ों का अध्ययन कैसे किया जाता है, किसमें करते हैं, तो मैंने शायद ऑस्टियोलॉजी बताया था बट वो रॉन्ग था। तो जोड़ों का अध्ययन में जोड़ों मतलब क्या होता है, जॉइंट्स का अध्ययन ऑर्थोलॉजी में करते हैं, मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन करते हैं और एक और आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम लोग टिश्यूज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा उसमें। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।